हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित पीजीटी उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबुद्ध। जो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था, जो अंतिम व्यक्ति थे, उनका नाम सुबुद्ध था। आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्यागने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था एवं अंतिम उपदेश सुबुद्ध नामक भिक्षु को दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। तो आशुतोष कुइला जो थे वो विद्युत वाहिनी जो क्रांतिकारी संगठन था उसके सदस्य थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। जातीय सरकार 1 सितंबर 1944 ईस्वी तक कायम रही थी। अगला है हमारा, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रेष्ठिन शब्द का जो प्रयोग किया गया था श्रेणी के अध्ययन के लिए किया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठिन यानी सेट्टी, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता है। ये संगठन मौर्य साम्राज्य में रहते थे। व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान का सातवाह कहा जाता था। और मेगस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है। ये इंपॉर्टेंट है, मेगस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख जो है 7 भागों में रूपों में किया है और इन जातियों में किसानों की संख्या जो है सर्वाधिक थी। मेगस्थनीज वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। अगला हमारा, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। उसने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से 1829 ईस्वी में नियम 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो कौन से नियम के तहत सती प्रथा का अंत किया था, वो नियम था 17। आप इसे रोमन में पूछा जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म स्थान जो है बंगाल था। सबसे पहले इन्होंने ही समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कार्य प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था। तो वो थे कुमारपाल, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था और जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान और ध्रुत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुमारपाल जैन था, फिर भी उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था और सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी। ठीक है, तो 3 कठिया पद्धति का संबंध जो है, जहां किसान 3/20 हिस्से पर जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था, उसी को 3 कठिया पद्धति कहा गया है। आप देख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह, ये मामला जो है चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण में ही किसानों को 3/20 हिस्से पर, ठीक है, जमीन के 3/20 भाग पर जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। और गांधी जी ने चंपारण में ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, जो पूरी तरह से सफल रहा था। अगला है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी।
तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की जो किसने अनुशंसा की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप देख सकते हैं 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, जिसकी अनुशंसा पर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त माह में हुई थी। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई भी मानी जा सकती है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम भिक्षुणी थी उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में 5 पंडितों को दिया था और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम स्त्री जो है महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। यही प्रथम आगे चलकर प्रथम भिक्षुणी जो है बनती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कागड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। तो 1620 में जो जहांगीर ने भेजा था अभियान, वो था राजा विक्रमाजीत के उसमें, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहांगीर राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सफलता 1620 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना। इस विजय अभियान के लिए जहांगीर ने राजा विक्रमाजीत को भेजा था। जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया और उस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाथा सप्तशती जो ग्रंथ है इसकी रचना सातवाहन शासक हॉल के द्वारा की गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में सातकर्णी प्रथम तो शांति में हॉल महानतम था। हॉल एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। हॉल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक मुक्तक काव्य की रचना की। उसकी राजभाषा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़िया 85 भाषा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखनीय है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सकारी आदि है। ये सभी उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नाम थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। तो युद्ध एवं शांति जो मंत्री था वो जाना जाता था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संधि विग्रहिक, यानी सी। आप देख सकते हैं इसका आंसर, गुप्त साम्राज्य का जो केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था, जैसे संधि विग्रहिक युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री था। सेनापति को महाबलीधिकृत कहा जाता था। महादंड नायक को न्यायाधीश कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। अगला है हमारा, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इंग्लैंड में जो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। इसमें ऑप्शन चारों में से एक भी नहीं है। आप देख सकते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक संगठन था जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए एक संकल्पबद्ध थे। इसकी स्थापना दामोदर सावरकर, ठीक है, दामोदर सावरकर ने 1906 ईस्वी में किया था, परंतु आगे चलकर भीकाजी कामा के दिशा निर्देशन में यह संगठन एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया, अथवा विकल्प जो है इसका सी
होना चाहिए। ठीक है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है एफ दिया है। ठीक है, आप ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए दामोदर सावरकर को माना गया था। अगला है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया, तो कौन था? वो था इल्तुतमिश। आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था। इल्तुतमिश और बलबन दोनों ने अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है शाहनामा, किसके द्वारा लिखी थी? फिरदौसी के द्वारा। फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक अफरासियाब वंश से जोड़ा है। रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय भी इल्तुतमिश ने ईरानी परंपरा से प्रेरणा ली थी, जहां पिता के बाद पुत्री के सिंहासनारोहण के उदाहरण प्राप्त होते थे। बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस तथा इसके साथ ही नवरोज का उत्सव मनाना शुरू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसमें जो है चरणों में माथा टेकना पड़ता था। ठीक है, ये सिजदा पैबोस प्रथा से संबंध था। और नवरोज का त्यौहार भी पूछा गया है एग्जाम में, टीजीटी में भी, किससे संबंधित है, यानी बलबन से हो जाएगा। अगला हमारा चोल शासक प्रबल अनुयायी था, तो चोल शासक जो है प्रबल किसके अनुयायी थे? वो शैव धर्म से संबंधित थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ, परंतु इसका प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3री शताब्दी से प्रारंभ हुआ। चोल शासक शैव धर्म के प्रबल समर्थक थे। राजा राज प्रथम ने तंजौर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राजा राज प्रथम ने तंजौर में बृहद्वेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो शिव को समर्पित था। राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। अगला है हमारा पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? तो पाकिस्तान का जो विचार प्रशस्त किया था, किसने किया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महान उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। इस प्रकार से पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? ठीक है, नवरत्नों का संबंध दरबार के किससे था? तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य। गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे और इनमें कालिदास का नाम सबसे पहले आता है। कालिदास कवि एवं नाटककार थे। नवरत्न में शामिल अन्य विद्वान इस प्रकार हैं, जैसे कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, छप्पड़क हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु, वेताल, भट्ट, घटकरपर, बरामिहिर, बररुचि जैसे विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला है हमारा, गुप्त काल में सातवाह कहा जाता था। तो गुप्त काल में सातवाह जो कहा जाता था, व्यापारिक कारवां का प्रमुख जो होता था उसे सातवाह कहा जाता था। आप देख सकते हैं गुप्त काल में वाणिज्यिक निकायों को उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन हुआ था। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था और निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ तथा उसके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था और नगर श्रेष्ठीन बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जनपुर से। यानी कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं दुर्जनपुर से प्राप्त हुए हैं और गुप्त शासक यद्यपि वैष्णव मतावलंबी थे, ठीक है, कुछ वैष्णव थे कुछ शैव थे, तो गुप्त शासक जो थे वैष्णव मतावलंबी थे, लेकिन वे अन्य धर्मों को भी मान्यता देते थे। उनके शासनकाल के बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं जो है महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी पीजी दोनों में पूछा गया है। तो चोलों के समय जो उर की कार्यकारिणी थी उसे आलूगड़म कहते थे।
यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर होता है और इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुमगड़म कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो महावीर जैन के शिष्य के रूप से संबंधित कौन थे? मक्खलीपुत्र तिस्य, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 गणधर थे और इनको ही प्रमुख शिष्य की संज्ञा दी गई है, जिनमें प्रमुख थे मक्खलीपुत्र गोसले। ठीक है, मक्खलीपुत्र गोसाल थे और महावीर के समय ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी और महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित था। अगला है हमारा, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था? ठीक है, तो सहायक संधि के लिए बाध्य किसको किया गया था? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें अंततः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो इसमें हैदर अली यानी उनके पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के बाद मैसूर राज्य को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था और 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर आया तथा उसने टीपू पर आरोप लगाया कि वह फ्रांसीसी निजाम, मराठों और अन्य विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। 1799 ईस्वी में टीपू पर आक्रमण किया गया जिससे टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ। इसे ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है और मैसूर का राज्य जो है वडियार वंश को सौंप दिया गया तथा इस प्रकार मैसूर राज्य पर वेलेजली ने सहायक संधि थोप दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो वो था अश्वपति, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिसमें प्रमुख थे कैकेयी के अश्वपति, विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के प्रवाहन जाबाली। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था और सतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद में जो सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट हो जाएंगी। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1925 में पहली बार सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप देख सकते हैं होम रूल लीग के प्रभाव से कांग्रेस में एक बार फिर उग्रवादियों का वर्चस्व हो गया। 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अध्यक्षता के रूप में उन्होंने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटने पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, ये एनी बेसेंट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कलंदर की उपाधि जो है बाबर को दी गई थी, यानी बाबर को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था? बाबर था और बाबर को ही कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। कलंदर का अर्थ होता है घुमंतु अर्थात घुमक्कड़ और बाबर ने 1526 में 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर का भारत में शासन जो है मात्र 4 वर्ष था। ठीक है, 1526 से 30 के बीच, और 1530 ईस्वी में अत्यधिक मदिरापान से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन को। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने वायसराय विलिंगटन से मिलना चाहते थे, लेकिन विलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसी समय विलिंगटन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्जन को कि लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट यानी कलकत्ता निगम अधिनियम को पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए समस्त उत्तम कार्यों को लॉर्ड कर्जन ने कार्यकुशलता की आड़ में समाप्त कर दिया था और इसके द्वारा निर्वाचित विधायिकाओं की संख्या को कम कर दिया और भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने के लिए मनोनीत अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की। इसके विरोध में कॉरपोरेशन ने के 28 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया तथा बाद में यह अंग्रेजों और एंग्लो इंडियन के बहुमत के साथ एक सरकारी विभाग बन गया था। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन और 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल आयोग बना था और 19 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया था और 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम आदि कर्जन के समय पारित हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल संगम तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, चोल गंगम तालाब का निर्माण, तो चोल गंगम तालाब का निर्माण जो कराया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चोल वंश के महानतम शासकों में शामिल राजेंद्र प्रथम जो शासनकाल था इनका 1015 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने चोल शासन में किसने धारण की थी पूछा जाता है, तो ये थे राजेंद्र प्रथम। तथा इसके उपलक्ष्य में उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी और उसी के नाम से राजधानी यानी कैपिटल भी ये स्थापना करते हैं और नवीन राजधानी के निकट ही सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो बंगाल जो टेनेंसी एक्ट था कब लागू हुआ था? 1885, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में लागू हुआ था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरेन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरेन, जिस समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और इनके ही अध्यक्षता में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो पट्टवाई श्रेणी का जो उल्लेख है कुमारगुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख है उसमें किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। तो इसे देख सकते हैं, गुप्त काल में व्यापार जो विदेशों से होता था उसमें भी गिरावट आ गई। इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त के प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि पट्टवाई श्रेणी यानी रेशम बुनकरों की श्रेणी लाट बिसई जिला से अपना काम छोड़कर पश्चिम मालवा में आकर बस गई और दूसरे काम करने लगे। अगला है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किला युक्त तुगलकाबाद जो नगर की स्थापना की थी वो की थी, बी इसका राइट आंसर हो गया, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। यानी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप देख सकते हैं, तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक उर्फ गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, गयासुद्दीन तुगलक यानी उर्फ गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी और तुगलकाबाद जो कि एक किला युक्त नगर था जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इसका निर्माण आक्रमणकारियों से बचने के लिए कराया गया था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। इसकी डाक व्यवस्था जो है सर्वश्रेष्ठ थी। अगला है हमारा, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो वैदिक साहित्य की बात कर रहा है, इसमें सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा गया है? तो इसमें प्रजापति राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अथर्ववेद में भी सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।
आप देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। और अथर्ववेद में सभा एवं सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णिक्य एवं उपनिषदों की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा करके संबोधित किया था। और यह पहला वास्तविक किसान आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे, यानी सरदार पटेल भी इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बराबर समूह के किस गुफा का अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? ठीक है, तो वह है लोमस ऋषि गुफा। बाकी तीनों ये इंपॉर्टेंट गुफा हैं, कर्ण चौफड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये सम्राट अशोक से संबंधित हैं, तो इसमें जो है सी इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है क्योंकि इससे संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था जिसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए। इसने बराबर की पहाड़ियों पर, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बिहार में। बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों को निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण करवाया जिसके नाम थे कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। विश्व झोपड़ी गुफा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में पूछी गई है, ये कहाँ है और किसने किसके द्वारा निर्मित की गई थी। और लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र जो थे जिन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपनाया था, और साथ ही ये दशरथ, वही दशरथ है इनके पौत्र जिनने देवानाम पिस्य की उपाधि भी अशोक की तरह धारण की थी। तो लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद का संबंध जो है जैन धर्म से हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित था। स्यादवाद अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगिनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख शिष्यों को शामिल किया तथा ये गणधर कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुगल शासन का सबसे क्रूर शासक जो था औरंगजेब ही बीड़ा बजाने का शौकीन था। मुगल वंश का सबसे कट्टर शासक एवं सुन्नी मुसलमान औरंगजेब था। ठीक है, मुस्लिम में 2 संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। औरंगजेब सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था। औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, साम्राज्य में प्रतिबंध लगा दिया और खुद जो है बीड़ा बजाता था, जिससे संगीत का विकास उसके शासनकाल में नहीं हो पाया था। उसने लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा राजकाल जो है इसी का था। इसके समय मुगल शासन में 20 राज्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? टीजीटी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रार्थना समाज के प्रवर्तक महादेव गोविंद रानाडे थे और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। भारतीयों में शिक्षा के प्रचार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले और आगरकर भी शामिल थे। तो पर्टिकुलर पूछा गया तो आप देख सकते हैं इसमें जो है रानाडे हो जाएगा, लेकिन रानाडे जो है इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक को राइट माना गया है क्योंकि वो बाद में उससे जुड़ जाते हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो होमिनिड जीवाश्म की जो खोज हुई थी हथनौरा से हुई थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय जो है डॉक्टर अरुण सोनकिया को है।
हथनोरा निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है और निम्न पुरापाषाण काल के अन्य स्थल निम्न हैं, जैसे पल्लवरम है और अतिरम पक्कम आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? तो चोल प्रशासन में जो उदासीन वरियम का संबंध है वो विदेश संबंध विभाग से है, यानी विदेश विभाग से हो जाएगा। चोल प्रशासन से संबंधित उदासीन वरियम का संबंध विदेशियों की देखरेख से था, परंतु कुछ विद्वान इसे सन्यासियों की संस्था भी मानते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। 1913 ईस्वी में अमेरिका में गठित हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का जो अध्यक्ष था सोहन सिंह भाकना थे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।